हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज हम सीटेट की क्लास के बारे में जानेंगे। यानी से आज की जो क्लास है वो सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम क्लास 5th की जो ईवीएस की बुक है एनसीईआरटी की, उसके बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर कवर किया जाएगा। इससे पिछली वीडियो में हमने अपनी वीडियो में जाना था क्लास 3rd और क्लास 4th की एनसीईआरटी की जो बुक है उसको हमने पूरा कवर किया हुआ था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। और अपनी इस वीडियो में हम क्लास 5th की जो ईवीएस की बुक है एनसीईआरटी की, हम उसको पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं वहाँ से जो कि सीटेट में पूछे जा सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो इसके लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए और बने रहिए अपने इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब बढ़ते ही हम अपने इस वीडियो में आगे की ओर। तो हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 5th की ईवीएस की पर्यावरण अध्ययन की, उसके बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास। चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में आगे की तरफ और हम बात करेंगे एनसीईआरटी की क्लास 5th की जो बुक है उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि क्या कुछ इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, और हम अपनी इस बुक में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ने जा रहे हैं जो कि थीम। एवीएस में थीम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा करके देखिए तो जो प्राइमरी लेवल का जो पेपर होता है पेपर फर्स्ट, उसमें थीम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नए पाठ्यक्रम में इस विषय को 6 थीमों में बांटा गया है और वे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है थीम फर्स्ट, और जो थीम फर्स्ट है जिसे परिवार एवं मित्र कहते हैं, इसकी 4 उप थीमें हैं, जिसमें पहली उप थीम है आपसी संबंध, दूसरा है काम और खेल, तीसरा है जानवर और चौथा है पौधे। और अगर अन्य थीमों की बात करें तो पहली थीम हमने परिवार एवं मित्र के बारे में बात की, इसकी 4 उप थीमें हैं उसके बारे में बात की। फिर दूसरी थीम है भोजन, तीसरी थीम है पानी, 4th जो थीम है वो है आवास, 5th थीम है यात्रा, और जो 6ठी नंबर की थीम है वह है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर जो थीम है वो ऐसे ये दी गई हैं। तो थीमों के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सी थीम है कौन सी थीम नहीं है, या 4 उप थीमें कौन कौन सी हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे पाठ्यक्रम में जो दूसरी थीम है भोजन के बारे में। तो पाठ्यक्रम के इस अंश से मतलब यह बताया गया है कि भोजन थीम में चखना, पचाना, खाना पकाने और बचाने की जो तकनीकी है, इन सभी के बारे में इसके अंतर्गत बताया गया है। आगे अगर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भोजन जो खराब होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। फिर परिवार और मित्र जो कि पहली थीम है, थीम फर्स्ट है परिवार एवं मित्र, और इसके अंतर्गत ये 4 उप थीमों में डिवाइडेड है। तो जो पहली थीम है परिवार एवं मित्र, इसकी जो उप थीम है 4 हैं, 4 उप थीम के अंतर्गत ये डिवाइड किया गया है। जिसमें पहली जो उप थीम है वो है आपसी संबंध, यानी कि जो कुछ भी आपसी संबंध होते हैं, कुछ ऐसे परिवार के बीच में जो भी आपसी संबंध होते हैं, इनके बारे में बताया गया है। फिर दूसरी जो उप थीम है वो है काम और खेल, ये दूसरी उप थीम है। 3rd नंबर पे अगर उप थीम की बात की जाए तो तीसरी जो उप थीम है वो है जानवर, और 4th नंबर की जो उप थीम है वह है पौधे। तो इस प्रकार से जो थीम है फर्स्ट वाली, उसके अंतर्गत 4 उप थीमें बताई गई हैं। फिर दूसरी जो थीम है वह दूसरी उप थीम वह भोजन है, यानी कि थीम नंबर 2 जो है वो भोजन है। फिर आगे बढ़ते हैं तीसरी उप थीम के बारे में जानते हैं। तो जो तीसरी उप थीम है वह है पानी, यानी पानी थीम के अंतर्गत इसके अंतर्गत 3 चैप्टर जो है वो लिए गए हैं। फिर 4th जो थीम है वह है आवास, और जो 5th थीम है वह है यात्रा। फिर जो लास्ट उप थीम है 6 नंबर की, वह है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो यह जो थीम है वो सभी थीमों से जुड़ी अवधारणाओं में करने की प्रक्रिया या तकनीकी पर जोर देती है, यानी कि क्रियाओं को करने पर ये जो थीम है जोर देती है। अतः यह 5 थीमों का अंतर्निहित हिस्सा है, जहाँ पाठों में जहाँ जहाँ प्रयोग करने, चीज़ें बनाने की बात हो, उन्हें करने के लिए खुलकर मौके दिए जाएं, वहाँ पर होता है कि हम जो भी क्रियाएं करते हैं वो करके सीखते हैं। तो हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, ये जो 6ठी थीम है ये 6 नंबर थीम के अंतर्गत बताया गया है। तो इस प्रकार से 6 थीम जो है वो डिवाइड की गई हैं। पहली थीम जो है उस पहली थीम के अंतर्गत 4 उप थीमें बताई गई हैं, जो कि हमने बारी बारी से सबके बारे में जाना। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं क्या कुछ चैप्टर्स में दिया गया है, और जो सिर्फ हम उन्हीं पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो होने से क्या मतलब है, जो इंपॉर्टेंट ना हो उसको कवर करने से क्या मतलब है। तो सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट्स कवर किए जाएंगे जो कि सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
सबसे पहले हम एक निगाह जो है वो डालते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। तो कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, कहानी सपेरों की, चखने से पचने तक, खाएं आम 12 महीने, बीज बीज बीज, बूंद दरिया दरिया, पानी के प्रयोग, मच्छरों की दावत, डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो, बोलती इमारतें। और आगे अगर हम बात करें तो सुनीता अंतरिक्ष में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुनीता अंतरिक्ष में यहाँ से सुनीता विलियम्स से जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक खत्म हो जाए तो, और बसेरा ऊंचाई पर, ये कुछ चैप्टर हैं। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टरों की तो जब धरती कांपी, उसी से ठंडा उसी से गर्म, कौन करेगा यह काम, फांद ली दीवार, जाए तो जाए कहाँ, किसानों की कहानी, बीज की जुबानी, किसके जंगल। और आगे बात करें तो किसकी झलक किसकी छाप, और फिर चला काफिला। तो ये कुछ चैप्टर हैं जो कि इसके अंतर्गत दिए गए हैं, और इन सभी चैप्टरों के अंतर्गत हम सिर्फ उन्हीं पॉइंटों को कवर करेंगे जो कि सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये वीडियो है अगर आप देख लेते हैं, जो कि मैंने 3rd की ईवीएस बनाई थी, फिर 4th ईवीएस की क्लास है, उसके बाद अब ये 5th क्लास की ईवीएस है, ये तीनों अगर आप देख लेते हैं तो ईवीएस का जो पोर्शन है आपका वो पूरा कवर हो जाएगा, कहीं अलग से कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, और हम प्रत्येक चैप्टर से जो सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम उन्हीं को कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ चींटियों के बारे में जानते हैं। तो बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इस तरह के प्रयोग किए थे कि वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जो चींटियां होती हैं वो एक दूसरे को सूंघकर, मतलब जो आगे चल रही होती है उसको सूंघते हुए पीछे से वो चलती हैं, जिस कारण से वो उनको रास्ता मिल जाता है और एक वो पंक्ति का निर्माण कर लेती हैं, और उसी पंक्तियों में वो जो चींटियां होती हैं वो आगे चलती चली जाती हैं। फिर बात करें कुछ जो नर कीड़े होते हैं वो अपनी मादा कीड़े की जो गंध से उनकी पहचान कर लेते हैं। जैसे हम बात करें मच्छर की, तो मच्छर जो होता है वो शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और शरीर की गर्मी से ढूंढ लेता है। यानी अंधेरों में भी जो मच्छर होता है, वो में ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है कि अंधेरों में भी जो मच्छर होते हैं वो मानव शरीर को कैसे पहचान लेते हैं, कैसे ढूंढ लेते हैं। तो शरीर की गंध तथा पैरों के तलवे की और शरीर की जो गर्मी होती है उससे जो मच्छर होते हैं वो शरीर को ढूंढ लेते हैं, या फिर कह सकते हैं वो व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं। रेशम कीड़े की अगर बात करें तो जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ये भी ईवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें कुत्तों के बारे में कि कुत्ते जो होते हैं वो कैसे पहचानते हैं, तो सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। वो एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से पहचान जाता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आ गया है। यानी कि जो कुत्ते होते हैं वो जो क्या करते हैं, जो मलमूत्र होता है उसकी गंध से वो जान लेते हैं कि उसके इलाके में बाहरी कुत्ता आया है या नहीं आया है। तो ये इसके बारे में वो ऐसे पहचान लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि पक्षियों के बारे में दिया है, जैसे चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना दूर से देख पाते हैं। यानी कि ये मानव की अपेक्षा 4 गुना दूर तक देख लेते हैं, जिनमें चील, बाज और गिद्ध है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती हैं वही ये जो पक्षी होते हैं वो 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। इस प्रकार से ये 4 गुना जो दूर है वो देख लेते हैं। चील हो गया, चील, बाज और जो गिद्ध होते हैं ये मनुष्यों से 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। अगले क्वेश्चन, फिर अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो कुछ पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। सांप कुछ ऐसे ही सुन नहीं पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते हैं और ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह सुनता है। यानी सांपों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है कि सांप जो होते हैं वो सुन नहीं पाता है, बाहरी कान उसके नहीं होते हैं, लेकिन फिर वो सुनता कैसे है, तो ज़मीन पर हुए कंपन को वह महसूस करता है और उन्हीं को ही वो सुन पाता है। फिर अलग अलग आवाज़ें अलग अलग, जिसमें अंतर्गत बताया गया है कि जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठे जो लंगूर पास आती मुसीबत को देखकर खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। यानी कि कुछ जो पक्षी होते हैं वो अलग तरह की आवाज़ें निकाल करके जो मुसीबत के समय पर वो अपने जो भी साथी होते हैं उनको सूचना देते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़।
मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली के तरंगों के द्वारा देती हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग आवाज़ों के बारे में बताया गया है। फिर हम बात करें तो कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं वो जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। यानी होता क्या है कि कुछ जो जानवर होते हैं वो तूफान या भूकंप के आने के जो कुछ समय पहले ही उनको कुछ आभास हो जाता है, जिस कारण से वो अलग अलग या अजीब प्रकार की हरकतें करने लगते हैं। और जो व्यक्ति इनको समझ लेता है, जान लेता है, वो पहले ही जान जाते हैं कि भूकंप आने वाला है या कोई अन्य प्रकार की जो मुसीबत है वो आने वाली है। बात करें तो सन 2004 में दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जनजाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार से इस जाति के जो लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए, ये कोटेशन इसमें दिया है। कई बार ये सीटेट में पूछा भी गया है, तो ये भी आप इसको एक अलग पॉइंट नोट कर लीजिए। आप ऐसा कीजिए, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो साथ में आप एक कॉपी रखिए और एक पेन रखिए। जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल के आपको बता रहा हूँ उन सभी पॉइंट्स को आप जरूर लिखते चलिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो हैं वो सीटेट में बहुत बार दोहराए गए हैं। तो इसके लिए आप वो सारे पॉइंट्स लिखते भी चलिए और उनको बाद में आप याद भी करते रहिएगा। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला पॉइंट है डॉल्फिन के बारे में। तो डॉल्फिन भी अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषाएं होती हैं और उन पूरी भाषाओं से वो कम्युनिकेशन कर पाती हैं अपने समुदाय के बीच में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले पॉइंट में यहाँ पर स्लॉथ के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटेट में स्लॉथ के बारे में पूछा गया है। तो स्लॉथ जो होता है ये भालू जैसा दिखता है, पर भालू नहीं है। यह दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिरे लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसीलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो स्लॉथ के बारे में है और इससे कई बार पूछा गया है। तो स्लॉथ का जो जीवन काल होता है वो 40 वर्ष का होता है और अपने 40 वर्ष के जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं और जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ की जो पत्तियां हैं खाकर ये जीवन व्यतीत करते हैं। जब उस पेड़ की सारी पत्तियां खत्म हो जाती हैं, खा लेते हैं ये, तभी जाकर के वे पास के पेड़ पर जाते हैं। और ये सप्ताह में सिर्फ एक बार ही पेड़ के नीचे उतरते हैं, वो भी सिर्फ शौच करने के लिए ही ये पेड़ के नीचे जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बाघ के बारे में है। तो बाघ जो होते हैं वो अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। यानी कि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बहुत बार पूछा गया। अगर प्रीवियस ईयर आपने हल किया है ईवीएस का जो भी पोर्शन, तो आप यहाँ से समझ रहे होंगे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की जो मूछें होती है वो हवा में हुए कंपन को भांप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। इसका जो यह इलाका होता है वो कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं यह बाघ की मर्जी पर ही डिपेंड करता है। यानी कि अपने जो इलाके का निर्धारण है वो मूत्र के द्वारा निर्धारित करते हैं और जितने भी इलाके में ये अपना मूत्र छोड़ते जाते हैं वो जो इलाका है वो इनका हो जाता है। और जो अन्य कोई बाघ होता है वो जब उन इलाके में जाता है तो उसी मूत्र की गंध के माध्यम से वो पता कर लेता है कि कौन सा इलाका किसका है। अगले अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ें तो बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। गुस्से में ये अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कभी कराहना हो तो कभी गुर्राना। और बाघ का जो गुर्राना होता है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को ये भांप लेते हैं और बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी सकते हैं। यानी कि जो हवा से पत्ते हिले हैं या किसी शिकार जो है, जो कोई शिकार है वो झाड़ी से निकला है उससे पत्ते हिले हैं, इसमें ये बहुत ही बेहतर तरीके से अंतर कर पाता है। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ें, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है। हाथी को उसके दांतों, गैंडे को सींग,
शेर, मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। और जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। यानी क्वेश्चन यहाँ से बना है कि शिकारी किन्हें कहते हैं, तो जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। और ये भी मतलब पूछा गया है कि हाथी को किस लिए शिकार किया जाता है, गैंडे को किस लिए मार दिया जाता है, तो हाथियों को उसके दांतों के लिए, गैंडे को सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खालों के लिए मार दिया जाता है। और जो कस्तूरी हिरण है उसको उसकी जो खुशबू होती है उसके लिए मार दिया जाता है। फिर अगला पॉइंट जो दिया गया है वो है हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की जो गिनती है वो इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि यहाँ पर पूर्णतः जानवर को मारना या शिकार करना प्रतिबंधित किया गया है। फिर अगला पॉइंट इसमें जो दिया गया है एनसीईआरटी की क्लास 5th की बुक में, वह है कि सांपों के बारे में। तो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। इनमें से कौन कौन से हैं, जिसमें से नाग, करैत, दुबोइया और अफाई, ये 4 प्रकार के जो सांप होते हैं यही जहरीले होते हैं। सांप जब किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उससे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई, जिसे सीरम कहते हैं, वो दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सांप के बारे में है, यहाँ से कई बार भी क्वेश्चन पूछा गया है। और बेसिकली जो सांप पालने वाले होते हैं या जो सांप पकड़ के दिखाने वाले होते हैं उनको कालबेलिया कहा जाता है। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कालबेलिया कहते हैं। और सांप सिर्फ भारत देश में सिर्फ 4 तरीके के जो सांप होते हैं वो जहरीले होते हैं, जिनमें नाग, आप यहाँ फिगर भी देख सकते हैं, फिर दुबोइया है, फिर है करैत और आप यहाँ पे अफाई भी देख सकते हैं। यही केवल और केवल जो होते हैं वो खतरनाक होते हैं या जहरीले होते हैं। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ें, कुछ और पॉइंट के बारे में बात करें। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टेबल दी गई है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अगर हम देखें तो कि जो कौन सी चीज़ होती है उसको पचने में कितना समय लगता है, पेट में पचने में कितना समय लगता है और गिलास के पाचक रस में कितना समय लगता है, उसके बारे में अगर बात की जाए तो जो कच्चा दूध होता है ये पेट में पचने में समय लगता है 2 घंटे 15 मिनट और गिलास के पाचक रस में ये 4 घंटे 45 मिनट समय लगता है। फिर उबले दूध की बात की जाए तो इसको पेट में पचने में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं और गिलास के पाचक रस में पचने में इसको 4 घंटे 15 मिनट लगते हैं। पूरी तरह उबला हुआ जो अंडा है वो 3 घंटे 30 मिनट में पचता है पेट के अंदर, जबकि 8 घंटे लेता है वो गिलास के पाचक रस में पचने के लिए। कम उबला जो अंडा है वो 3 घंटे में पचता है पेट में, जबकि 6 घंटे 30 मिनट का जो समय है वो गिलास के पाचक रस में लेता है। फिर कच्चा अंडा जो फेंटा हुआ है वो 2 घंटे समय लेता है पेट में पचने के लिए, जबकि 4 घंटे 15 मिनट वो गिलास के पाचक रस में पचता है। और कच्चे अंडे की बात की जाए तो वो 1 घंटे 30 मिनट में पचता है पेट के अंदर और 4 घंटों में वो गिलास के पाचक रस में पच जाता है। तो ये जो तालिका है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जो चीज़ है, कौन से खाने की जो चीज़ है वो कितने समय में पेट के अंदर पचती है और कितने समय में गिलास के पाचक रस में पच जाती है। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ें तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। फिर अगला जो पॉइंट दिया गया है वह है कि जो चीज़ें होती हैं उनको ख़राब होने से बचाने के लिए क्या कुछ हम घरेलू उपाय करते हैं कि उनको अधिक से अधिक समय तक ख़राब होने से बचाया जा सके। तो जो दूध होता है इसके लिए एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख देते हैं। फिर पके हुए जो चावल हैं उनको गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। ये घरेलू उपाय हैं उनको ख़राब होने से बचाने के लिए। फिर हरा धनिया है इसको उबालते हैं और प्याज जो लहसुन होते हैं इसको खुले में रखते हैं नमी से बचा करके, ताकि ये अधिक दिनों तक चल सके और अधिक दिनों तक ये खराब ना हो। तो ये भी जो इम्पोर्टेंट तालिका है इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ें, अगले पॉइंट में शिकारी पौधे यानी कि जिन्हें हम कह सकते हैं कीड़ बच्छी पौधे, उनके बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नेपेंथीस सबसे ज़्यादा मशहूर है और यहाँ से क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो इनमें जो नेपेंथीस है वो सबसे ज़्यादा मशहूर है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के
मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं और पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। ये पौधे भी शिकार करते हैं और वह भी बहुत ही चतुराई से। तो इस प्रकार से जो शिकारी पौधे हैं जिन्हें हम कीटभक्षी पौधे कहते हैं, जिन्हें हम कीटभक्षी पौधों के नाम से जानते हैं, इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो है नेपंथीस, जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में अगर देखा जाए तो मेघालय राज्य में पाया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे जो कि यहाँ पर वेलक्रो के बारे में बताया गया है। वेलक्रो, स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया कैसे आया? तो वेलक्रो के माध्यम से भी कई बार जो क्वेश्चन वो पूछा गया है। वेलक्रो आप सभी जानते हैं कि जैसे ऐसे जो सैंडल्स होती हैं इनमें जो चिपकने वाला जो लगा होता है ब्लैक कलर का, जो कि चिपक जाता है फिर वो छूटता है, उसको वेलक्रो कहते हैं। तो वेलक्रो के बारे में बताया गया है कि यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर कुछ बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए और झट से उन्होंने माइक्रोस्कोप निकाला तथा बीजों को बारीकी से देखने के लिए उन्होंने बीजों को बारीकी से देखा। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से जो बीज है वो कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देख कर जो मेस्ट्रल है, जॉर्ज मेस्ट्रल, इनको एक आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। और वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज़ होती है। ये हमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इनका इस्तेमाल देखा है। और ये भी बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इसके बारे में कई बार पूछा गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि वेलक्रो का जो आइडिया है वो वेलक्रो किसने निर्माण किया था, वेलक्रो का किसने बनाया था? तो जॉर्ज मेस्ट्रल, इन्होंने बनाया था। तो इससे कई सारे जो क्वेश्चन वो कथन के रूप में पूछे जाते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर अलबरूनी के बारे में भी बताया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अलबरूनी की नज़र से तो 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं, यानी कि जहाँ से वो आए थे उसे उज्बेकिस्तान कहते हैं। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। खासतौर वे उन्हें अपने देश से अलग लगी। चलो देखें कि अलबरूनी उस समय तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। यानी जब अलबरूनी भारत आए तो उन्होंने भारत के तालाबों के बारे में क्या कुछ लिखा है। तो ये बताते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के चढ़ने उतरने के जो रास्ते हैं वो अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। तो इस प्रकार इन्होंने अलबरूनी ने जो है वो भारत के तालाबों के बारे में बताया। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अलबरूनी की किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यह जो डाक टिकट 1973 में छपी थी जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे और इसी डाक टिकट के बारे में यहाँ पर बताया भी गया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब बताया गया है दड़की माई के बारे में। तो ये है दड़की माई, ये एक संस्था के बारे में है जो कि तरुण भारत संघ संस्था है। और ये जो नाम की जो संस्था है वो दड़की माई की मदद से ये चलती है। तो इनके बारे में बताया गया है कि ये दड़की माई हैं, राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव में रहती हैं। इस गांव की जो औरतें हैं उनका पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते थे तो गांव छोड़ना पड़ता था। दड़की माई ने पहल की और लोगों से संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज़्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी। वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। ये 4 गाँव की कथा किताब से है जो कि दड़की माई से संबंधित है। और इनकी जो संस्था थी वह थी तरुण भारत संघ। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार इसके बारे में भी सीटेट में पूछा गया है। सीटेट में ईवीएस से जो भी पॉइंट बताए जा रहे हैं वो सभी पॉइंट्स कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और ख़ासकर हम सिर्फ वही पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर मृत सागर के बारे में बताया गया है। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है।
क्या इतना नमकीन पानी की चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो यह है कि मृत सागर से हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। याद है नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था, यानी जो नींबू जैसे होता है नमक के पानी में तैरता रहता है, ठीक उसी प्रकार से मृत सागर में आप तैरते रहेंगे, उसमें डूबते नहीं हैं। और इसके लगभग 1 लीटर पानी से 300 ग्राम नमक बनाया जा सकता है और ये दुनिया का सबसे नमकीन सागर भी है। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर स्पेशल डांडी यात्रा के बारे में बताया गया है। तो डांडी यात्रा यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के ऊपर नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। नमक अगर नहीं बनाएंगे तो वो खाएंगे क्या, कैसे गुजारा होगा? तो लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज़ थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी? उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से डांडी के समुद्र तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को इन्होंने तोड़ा। और नमक कैसे बनाया जाता है? तो यह समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है और तेज़ धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। यानी नमक बनाने की अगर बात की जाए तो जो समुद्र होते हैं तो समुद्र के पानी पर क्या करते हैं, क्यारियाँ बना दी जाती हैं और उनमें पानी भर दिया जाता है। और जब पानी तेज़ धूप के कारण वाष्पीकृत हो जाता है, सूख जाता है, तो नमक वहीं ढेर के रूप में रह जाता है और वहीं से हम नमक प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट बताया गया है मलेरिया की दवाई से रिलेटेड। तो मलेरिया की जो दवाई है वो बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले लोग छाल को उबालकर और छानकर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इस छाल से दवाई भी बनाई जाने लगी है। तो होता क्या है कि जो मलेरिया की दवाई होती है वो सिनकोना एक पेड़ होता है, उसकी छाल से बनाई जाती है। पहले लोग उस छाल को उबाल करके और छान कर ही इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन अब उस छाल से प्रॉपर दवाई भी बनाई जाने लगी है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानें। तो अब हम अगले पॉइंट के बारे में जानेंगे जो कि सुनीता विलियम्स के बारे में है। तो सुनीता बताती हैं अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम एक जगह टिककर तो बैठ ही नहीं सकते, यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुँचते हैं। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, हम बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता रहता है। हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते हैं और हाथ मुंह साफ करते हैं। यानी ये सब अंतरिक्ष की बातें हैं जो कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष पे जब गई हुई थी तो वो बता रही हैं। वहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते हुए उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते हैं। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाल हमेशा ही खड़े रहते हैं। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना, हर काम अलग अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज़ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखते थे। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार है लेकिन मुश्किल भी, ऐसा सुनीता विलियम्स बता रही हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पर चांगपा जनजाति के बारे में बताया गया है। वहाँ मैं मिला नामंग्याल से, उन्हीं से मुझे चांगपा के बारे में पता चला। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5000 लोग। चांगपा जो है वो घुमंतु लोग होते हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से उन्हें अपने ज़रूरत का सामान मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचे परिवार का स्तर। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा और नरम होंगे। इसीलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। फिर आगे बात करें तो ये लोग जो टेंट बनाते हैं उस टेंट को रेम्बो कहते हैं। यानी कि जो टेंट वहाँ पर बनाया जाता है, तो जो ये टेंट होती है वो ये टेंटो होती है, इसको रेबो कहते हैं। ये याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। ये बहुत मजबूत होती है और गर्म भी होती है और इस प्रकार से ये बनाई जाती है रेम्बो, जो कि टेंट के रूप में भी काम आती है। अब यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है पश्मीना के बारे में। तो माना जाता है कि एक पश्मीना जो शॉल होती है उसमें 6 स्वेटरों के बराबर
गर्मी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और कथन के रूप में तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना है। तो जो एक पश्मीना साल है उसमें 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्मी पर मोटी बिल्कुल नहीं, यानी गर्मी में इतनी होती है लेकिन मोटी नहीं होती। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत कम यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग आते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे, इतने पतले होते हैं। इसलिए पश्मीना सालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खासकर बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करें तब जाकर एक साधारण पश्मीना साल तैयार होती है। इतनी मेहनत जो होती है वो लगती है एक पश्मीना साल बनाने में, यानी कि जब एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करता है तब जाकर के एक पश्मीना साल जो होती है वो तैयार हो पाती है। फिर यहाँ ईवीएस में श्रीनगर के बारे में कुछ पॉइंट्स दिया गया है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट जो होते हैं वो 80 फुट तक लंबे होते हैं और 20 से इनकी जो चौड़ाई होती है वो 8 से 9 फुट होते हैं। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते हैं। श्रीनगर के डल लेक और झेलम नदी जो है उनमें इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इन डोंगों में अलग अलग कमरे भी होते हैं। फिर अगर हम हाउस बोट के बारे में और बात करें तो हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की जो छत होती है उस पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है जिसे एक खास डिजाइन ख़त्म बंद जो जिग्सा पजल जैसा दिखता है और इसे ख़त्म बंद के नाम से भी जानते हैं। आगे अगर हम बात करें तो पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रख कर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की जो छतें होती हैं वो ढलाई के रूप में होती है, यानी ढलवा के रूप में ये पाई जाती हैं। यहाँ के जो पुराने घरों की खासियत है ये जालीदार खिड़कियाँ होती हैं, यानी श्रीनगर के जो घर होते हैं इनकी जो खिड़कियाँ होती हैं वो जालीदार होती हैं और ये बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। इन्हें बैठकर बाहर का नज़रिया बढ़िया दिखता है, यानी इनमें बैठ कर के बाहर का जो नज़ारा होता है वो अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घर के दरवाज़ों खिड़कियों पर डिज़ाइनदार जो होते हैं वो मेहराब बने होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे बताया गया है वो है झूम खेती के बारे में। तो झूम खेती का तरीका जो है वो निराला है। एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, यानी खाली छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उससे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर उसे जला देते हैं। यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जलें, जंगलों को नुकसान ना हो, यह भी देखना पड़ता है। फिर भी जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के जो बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधे को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे ज़मीन उपजाऊ बनती है और किसी परिवार में किसी कारण खेती का काम पिछड़ जाता है तो दूसरे लोगों की मदद के लिए यहाँ पर सब आ जाते हैं। ये इस प्रकार से होती है झूम खेती। तो ये थी आज की हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास जो कि ईवीएस क्लास 5th की ईवीएस थी। फुल हमने इसको कंप्लीट किया, खासकर उन पॉइंटों को यहाँ पर कवर किया गया है जो कि सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब ये क्लास देखेंगे और आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप हल करेंगे प्राइमरी लेवल के पेपर फर्स्ट का तो आपको ये लगेगा कि हाँ यहाँ से सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि अगर आने वाली कोई भी और वीडियो हो वो आप तक तुरंत पहुँचे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आगे की अदर की जो सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट जैसे कि सोशल साइंस जो कि पेपर सेकंड के लिए, या फिर हिंदी की या अन्य कोई भी एनसीईआरटी बुक की अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और सीटेट के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।